नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हाउ टू अवॉइड लॉस एंड अर्न कंसिस्टेंटली इन द स्टॉक मार्केट बाय प्रसेनजीत पॉल इस बुक के चैप्टर 3 की समरी या फिर एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। और वीडियो के आखिरी में इस पूरे चैप्टर की समरी मैं सिर्फ 2 लाइन में करने वाला हूँ, इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। चैप्टर 3 का नाम है फर्स्ट स्टेप ऑफ पिकिंग विनिंग स्टॉक्स और इसमें फर्स्ट टॉपिक है वेयर टू स्टार्ट। अगर आपको आपके दोस्त या फिर इक्विटी एडवाइजर ने कहा कि एबीसी लिमिटेड कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर दो, लेकिन पैसे इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद कुछ एनालिसिस करना चाहते हो। जब आप एनालिसिस करना चाहते हो तब आपके सामने कई सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन डायरेक्टली पैसे इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद कुछ एनालिसिस करना चाहते हो। एनालिसिस करते वक्त कई सारे पैरामीटर्स कंसिडर करने पड़ते हैं, जैसे कि बैलेंस शीट रेशो, वैल्यूएशन रेशो। अब आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आखिर किस पैरामीटर को प्रायोरिटाइज करें या फिर किस पैरामीटर पर ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। आप कंफ्यूज हो जाते हो और इसी कंफ्यूजन के चक्कर में बहुत सारे नए इन्वेस्टर प्रॉफिट ग्रोथ नंबर पर ज्यादा फोकस करते हैं। अगर आप भी प्रॉफिट ग्रोथ नंबर पर फोकस करते हो तो सबसे बड़ी गलती आप यहीं पर करते हो, क्योंकि प्रॉफिट ग्रोथ नंबर आसानी से मैनिपुलेट किए जा सकते हैं और प्रॉफिट ग्रोथ नंबर ज्यादा होने से यह इंश्योर नहीं होता है कि रियल कैश फ्लो बढ़ रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है फिर भी कैश फ्लो निगेटिव में होता है, और कई बार कर्जा लेकर भी प्रॉफिट ग्रोथ नंबर बढ़ाए जाते हैं। इसलिए इन्वेस्ट करते वक्त अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ नंबर पर ज्यादा फोकस कर रहे हो या इंपॉर्टेंस दे रहे हो तो आप बड़ी गलती कर रहे हो, ऐसा ऑथर का कहना है। दूसरे नंबर का पैरामीटर होता है सेल्स। बहुत सारे लोग सेल्स नंबर पर भी काफी ज्यादा फोकस करते हैं, तो ऑथर के हिसाब से सेल्स नंबर भी मैनिपुलेटिव होते हैं, या फिर अगर आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस सेल्स नंबर पर देते हो तब भी आप बड़ी मिस्टेक करते हो, क्योंकि एट द एंड बहुत ज्यादा सेल्स करने से आपको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं, आपके पास पैसे बच रहे हैं या नहीं, यह ज्यादा जरूरी होता है, ऐसा ऑथर का कहना है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी सेल्स तो बढ़ती है लेकिन आपका प्रॉफिट कम होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको उस कंपनी में पैसे नहीं लगाने चाहिए। किसी भी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का हिसाब लगाना या फिर समझना काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए सबसे पहले हम ऐसा एग्जांपल देखते हैं जिसमें सिर्फ एक ही ओनर है और एक ही तरीके से कैश अंदर आता है और फिक्स तरीके के खर्च है। यह एग्जांपल समझते हैं, उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का हिसाब देखते हैं। मान लो किसी रेस्टोरेंट का एक ही ओनर है और उसमें एक ही तरीके से इनकम आता है, मतलब खाना खाने पर जो लोग पे कर रहे हैं उसी तरीके से आपका इनकम आ रहा है, और टोटल ग्रोसरी और आपके रेस्टोरेंट में कितने वर्कर है उनकी सैलरी, ये दोनों मिला के अगर आपका एक्सपेंस जा रहा है तो यह आसान होता है हर दिन में आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है यह समझ। मतलब रेस्टोरेंट में एक ही तरीके से इनकम आ रहा है और फिक्स तरीके से एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो यह समझना आसान होता है कि एट द एंड ऑफ डे आपने कितना प्रॉफिट किया। अगर आपका आज का इनकम 1000 रुपए है और आपका खर्चा 600 रुपए हुआ है तो टोटल आपको 400 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ऐसा आप समझ सकते हो। लेकिन वही अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का हिसाब देखना पड़ेगा तो कई तरीके से इनकम आ सकता है और कई तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे वर्कर की सैलरी देना, बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए कुछ पैसा लगा दिया है या फिर कुछ नई मशीनरी खरीदनी है। तो इस तरीके से लॉस अलग अलग हो सकता है और प्रॉफिट भी कई तरीके से आ सकता है। इसलिए कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखना कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन जैसा हमने अभी एक एग्जांपल दिया है उसके कंपैरिजन में आपको कंपनी का हिसाब लगाना है, तो जितने भी तरीके से इनकम आ रहे हैं वो एक तरफ और जितने भी एक्सपेंसेस जा रहे हैं वह दूसरी तरफ, उन सारे एक्सपेंसेस को माइनस करके अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वह कंपनी प्रॉफिट में है। इन जनरल आप ऐसा कह सकते हो। तो जैसा कि 2 रीजन बताए हैं, प्रॉफिट ग्रोथ नंबर भी मैनिपुलेटेड होते हैं और सेल्स नंबर भी कभी कभी मैनिपुलेटेड भी होते हैं, और कई बार सेल्स ज्यादा होने पर भी नुकसान हो सकता है। तो इन 2 पैरामीटर से आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं। लेकिन बहुत सारे नए लोग इसी पर ज्यादा फोकस करते हैं, इसीलिए अक्सर कंपनियां फाइनेंशियल रिजल्ट्स या बैलेंस शीट में
कंपनी के सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट को काफी ज्यादा हाईलाइट करते हैं, ताकि नए लोगों की इस पर ही नजर जा सके और कंपनी के स्टॉक्स में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन, स्टॉक प्राइस में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन ना दिखे, क्योंकि जो स्टॉक स्टेडी होते हैं उन पर लोग ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर प्रॉफिट ग्रोथ नंबर भी नहीं देखना है, सेल्स नंबर भी नहीं देखना है, तो कौन सी ऐसी चीज है जिस पर ज्यादा फोकस करते हुए हमें किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो उसका आंसर है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी एक ऐसा पैरामीटर है जिस पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए पैसे लगाने से पहले, ऐसा ऑथर का कहना है। और टॉपिक नंबर 2 है रिटर्न ऑन इक्विटी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर। मान लो आपके एरिया में 2 रेस्टोरेंट है और दोनों में भी इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है। एक रेस्टोरेंट में 100 रुपए इन्वेस्ट करने से आपको 30 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे रेस्टोरेंट में 1000 रुपए इन्वेस्ट करके 200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब ज्यादा प्रॉफिट के हिसाब से देखा जाए तो 2 नंबर का ऑप्शन अच्छा लग सकता है, लेकिन इफिशियंसी के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन 1 बेहतर है। और इफिशियंसी के हिसाब से कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, यही आपको रिटर्न ऑन इक्विटी से पता चलता है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला है जो कि है नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। मतलब आपको टोटल कितना इनकम हुआ है उसे डिवाइड करना है आपने पैसे कितने इन्वेस्ट किए हैं। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ रिटर्न ऑन इक्विटी का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए यह पता होना चाहिए, क्योंकि कई सारे वेबसाइट्स पर ऑलरेडी रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट हुआ मिलता है। आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप यह ध्यान में रखिए कि रिटर्न ऑन इक्विटी का सिंपल मतलब होता है आपने पैसे कितने इन्वेस्ट किए हैं उस पर आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, बस यही होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है, जितना ज्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी होता है उतना ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है और उतनी ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप भी उस बिजनेस से पैसे कमाओगे। अब तो शुरुआत में जो हमने एग्जांपल देखे थे, पहले में आपको 100 रुपए लगाकर 30 रुपए प्रॉफिट हो रहा था, तो उसका रिटर्न ऑन इक्विटी कितना होता है 30 डिवाइडेड बाय 100, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी कितना आता है 30%। और सेकंड केस में आपने 1000 रुपए लगाए हैं, प्रॉफिट 200 का हुआ है, तो 200 डिवाइडेड बाय 1000, तो रिटर्न ऑन इक्विटी 20% आ रहा है। तो कौन सा प्रॉफिटेबल है, 1 नंबर वाला बिजनेस अच्छा है। तो इस तरीके से आपको किसी भी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना चाहिए, और जितना ज्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी होगा उतने ज्यादा आपको प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि कम से कम 20% से ज्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी, और वो भी ईयर बाय बढ़ रहा है, उस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी कंपनी का अगर रिटर्न ऑन इक्विटी 50% है तो वह कंपनी लॉस में जा रही है। सिर्फ ऑथर का कहने का मतलब है कि जितना ज्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी होगा उतना ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है और उतने ज्यादा चांसेस हमें प्रॉफिट होने के होते हैं। इसलिए रिटर्न ऑन इक्विटी कम से कम 20% के आसपास होगा, तभी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रिटर्न ऑन इक्विटी आने वाले समय में बढ़ेगा या घटेगा, यह किस चीज पर डिपेंड होता है, और उसी का नाम है इकोनॉमिक मोड। और हमारा थर्ड टॉपिक शुरू होता है इकोनॉमिक मोड या फिर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सबसे पहले मैं आपको इकोनॉमिक मोड क्या होता है यह एग्जांपल देकर काफी आसान भाषा में समझाता हूँ। आपके कंपटीटर के तुलना में आपके पास कोई ऐसी यूनिक वैल्यू होनी चाहिए जिसकी वजह से कस्टमर आपके पास ही आ रहे हैं और आप ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो। अगर आपके बिजनेस या प्रोडक्ट में कोई ऐसा फीचर है या फिर ऐसी यूनिक वैल्यू है, तभी आपके बिजनेस या प्रोडक्ट की इकोनॉमिक मोड स्ट्रांग है, ऐसा आप कह सकते हैं, और लंबे समय तक आप उस बिजनेस या प्रोडक्ट से पैसे कमा सकते हो, ऐसा जनरली कहा जाता है। लेकिन अगर आपकी इकोनॉमिक मोड स्ट्रांग नहीं है तो आप लंबे समय तक पैसे नहीं कमा सकते हो, क्योंकि अगर आज के दिन आपको प्रॉफिट हो रहा है या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है फिर भी, लेकिन अगर आपके पास इकोनॉमिक मोड या फिर कोई स्ट्रांग फीचर या यूनिक फीचर नहीं है तो लंबे समय में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है और रिटर्न ऑन इक्विटी कम होने के चांसेस बढ़ते हैं। इसीलिए जिस बिजनेस की इकोनॉमिक मोड स्ट्रांग नहीं होती है उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा ऑथर का कहना है। आइए अब एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपके एरिया में आपने एक इडली सेंटर शुरू कर दिया और आपके आसपास इडली सेंटर दूसरा कोई भी नहीं है।
आपने जैसे ही इडली सेंटर शुरू किया, काफी ज्यादा रिस्पांस आपको मिल रहा है, कई सारे लोग इडली खाने आपके सेंटर पर आ रहे हैं और आपको काफी ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। जैसे ही आपका इडली सेंटर का बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है, ये आसपास के लोग देखते हैं, तब वो भी सोचने लगते हैं कि अरे यार, इडली सेंटर में तो काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, काफी ज्यादा प्रॉफिट भी हो रहा है, क्यों ना हम भी इडली सेंटर शुरू करते हैं। और आपके पास और भी कई सारे इडली सेंटर शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी बिजनेस हो, अगर कोई एक बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है तो कंपटीशन बढ़ ही जाता है, यह जनरल रूल है। तो जैसे ही आपके एरिया में इडली सेंटर बढ़ते हैं तो कंपटीशन बढ़ जाता है। तो आपके हिसाब से वो ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप 20 रुपए में एक प्लेट इडली दे रहे हो तो वह 15 रुपए में दे सकते हैं। अगर वह 15 रुपए में देने लगे तो ज्यादा कस्टमर उनके पास जा सकते हैं, क्योंकि वह सस्ते हैं। अगर ऐसा हो गया तो आपके कस्टमर कम होंगे और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। तो इसका मतलब इडली सेंटर पर आपकी स्ट्रांग इकोनॉमिक मोट नहीं थी, वीक इकोनॉमिक मोड थी, इसलिए आपको नुकसान हो रहा है। लेकिन बाजू वाला इडली सेंटर ने कम प्राइस रखने के बावजूद भी लोग आपके पास ही इडली खाने आ रहे हैं, आपके प्रॉफिट पर कोई भी असर नहीं हो रहा है, तब ऐसा कहा जा सकता है कि आपकी इकोनॉमिक मोड स्ट्रांग है। और किसी भी बिजनेस में ज्यादा लंबे समय तक टिकने के लिए इकोनॉमिक मोड का होना जरूरी होता है। अब इकोनॉमिक मोड स्ट्रांग कैसे रह सकती है, यह कुछ पॉइंट में देखते हैं। इकोनॉमिक मोड किसी भी एक यूनिक वैल्यू से स्ट्रांग हो जाती है, जैसे कि कोई फीचर्स अच्छा हो, या फिर हायर टेक्नोलॉजी हो, या फिर स्पेसिफिकेशन, ड्यूरेबिलिटी, अपीयरेंस, या फिर प्राइस। ऐसे किसी एक यूनिक फीचर्स की वजह से इकोनॉमिक मोड स्ट्रांग होती है। अब एग्जांपल देखते हैं, एक क्लासिक एग्जांपल देखते हैं नोकिया का। 1990 से लेकर 2010 तक नोकिया की स्ट्रांग पकड़ थी मोबाइल सेक्टर पर, क्योंकि नोकिया में क्वालिटी आती थी और ड्यूरेबिलिटी, क्योंकि लंबे समय तक टिक जाते थे। क्योंकि कुछ सालों बाद एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी आ गई, नोकिया ने उसे अडेप्ट नहीं किया और सैमसंग ने एंड्रॉइड सेक्टर में काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। और उसके बाद कई सारी कंपनियां आई, जैसे इंडिया की बात की जाए तो कार्बन, माइक्रोमैक्स, इंटेल जैसी कंपनियों ने भी एंड्रॉइड सिस्टम अपना कर काफी अच्छा परफॉर्म किया। और नोकिया ने एंड्रॉइड में अपग्रेड नहीं किया, या फिर टेक्नोलॉजी के मामले में नोकिया कम पड़ गया, इसलिए नोकिया की इकोनॉमिक मोड कमजोर हो गई और उसे ओवरटेक किया सैमसंग और बाकी की मोबाइल कंपनियों ने। मतलब 20 से 30 सालों के लिए नोकिया की स्ट्रांग मोड थी, लेकिन अपग्रेड ना करने की वजह से नोकिया की स्ट्रांग मोड कमजोर हो गई और दूसरी कंपनियों ने उसे ओवरटेक कर लिया। इसीलिए हमेशा स्ट्रांग मोड रखने के लिए आपको अपग्रेड करना पड़ता है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं ब्रांड वैल्यू का। ब्रांड की वजह से भी आपकी इकोनॉमिक मोड स्ट्रांग हो सकती है। अब देखो, मोबाइल की बात की जाए तो एप्पल ने ब्रांड वैल्यू बनाई है या फिर इकोनॉमिक मोड स्ट्रांग कर ली है। बाकी कंपनियों के मोबाइल्स की कंपैरिजन में एप्पल के मोबाइल काफी महंगे आते हैं, लगभग 20 to 30% महंगे आते हैं। फिर भी लोग एप्पल के मोबाइल लेना प्रेफर करते हैं, क्योंकि एप्पल की ब्रांड वैल्यू है, उसका सिंबल आई कैची है, और लोगों के बीच में अगर आप एप्पल का मोबाइल निकालते हो तो एक अलग ही इंप्रेशन होता है। तो इसीलिए अगर आपकी ब्रांड वैल्यू है तो लोग आसानी से ज्यादा पैसे देने को तैयार होते हैं। दूसरा एग्जांपल है कैडबरी का। अब कई सारी कंपनियों ने भी चॉकलेट्स का काफी अच्छा पोर्टफोलियो बना रखा है, जैसे कि नेस्ले, लेकिन फिर भी लोग कैडबरी का ही चॉकलेट लेना पसंद करते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में चॉकलेट का मतलब कैडबरी ही है, ऐसा लोगों को लगता है। इसलिए कोई भी जाकर कैडबरी, एक 10 वाली कैडबरी दो, ऐसा कहते हैं। इसलिए अगर लोगों के दिमाग में परसेप्शन बन चुका है तो अल्टरनेटिव ऑप्शन आने के बाद भी लोग उसी ब्रांड को प्रेफर करते हैं, जैसे कि कैडबरी। अगला एग्जांपल है एयरलाइंस का। अब कई बार क्या होता है, फेमस होने से ही लोग ज्यादा पैसे देना प्रेफर नहीं कर सकते हैं। किंगफिशर एयरलाइंस काफी ज्यादा फेमस है, लेकिन अगर किंगफिशर एयरलाइंस काफी ज्यादा प्राइस बढ़ाती है तो लोग उसे प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि एयरलाइंस का सिस्टम ही ऐसे बना हुआ है, लोग ज्यादा पैसे देने को तैयार नहीं होते हैं। लेकिन आईफोन्स में लोग ज्यादा पैसे देना प्रेफर करते हैं, क्योंकि ब्रांड वैल्यू है। क्योंकि ब्रांड वैल्यू होने के बाद भी अगर आप बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ाते हो तब भी लोग प्रेफर नहीं करते। ऑथर और भी एक एग्जांपल देते हैं, जैसे व्हाट्सएप का। अब व्हाट्सएप के अल्टरनेटिव में काफी ज्यादा मैसेजिंग ऐप आए थे, जैसे कि इंडिया की बात की जाए तो हाइक ऐप एक आया था जो काफी फेमस भी हो गया था, लेकिन फिर भी लोग उसे यूज नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी सभी फ्रेंड्स या रिलेटिव सभी लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे थे।
तो आप अकेले हाइक यूज करके क्या करोगे, क्योंकि वहां पर नेटवर्क ही नहीं बन पाएगा, इसीलिए लोग व्हाट्सएप ही प्रेफर कर रहे थे। तो ओवरऑल ऑथर ने ये जो 4-5 एग्जांपल दिए हैं, उस हिसाब से ऑथर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि किस चीज से इकोनॉमिक मोड बन सकती है या नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो इकोनॉमिक मोड स्ट्रांग होना काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो हमेशा आपको इकोनॉमिक मोड जिसकी स्ट्रांग है ऐसी कंपनियों में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा ऑथर का कहना है। तो इकोनॉमिक मोड स्ट्रांग होना तो जरूरी है, लेकिन इकोनॉमिक मोड स्ट्रांग है या नहीं यह हम पता नहीं कर सकते, और यही पर काम आता है रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर किसी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले कुछ सालों से, मतलब 5 से 10 सालों के लिए बढ़ते ही जा रहा है, तो इसका मतलब है उस कंपनी की इकोनॉमिक मोड स्ट्रांग है और आपको उसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके बाद फोर्थ टॉपिक शुरू होता है जिसका नाम है डेब्ट, द डेंजरस 4 लेटर वर्ड, मतलब कर्जा। डे टू डे लाइफ में भी हमें कई तरह के लोन की जरूरत होती है, जैसे कार लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, अब तो मोबाइल, वॉशिंग मशीन, ये सब चीजें भी ईएमआई पर मिल रही है, यानी लोन पर मिल रहे हैं। ठीक उसी तरह किसी भी कंपनी को सक्सेसफुल चलाने के लिए लोन लेने की जरूरत पड़ती है। वो लोन चाहे एम्प्लॉयज की सैलरी पे करने के लिए लिया गया हो, या फिर बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, या फिर कोई नई मशीनरीज खरीदने के लिए लिया जाता है। मतलब आप सही तरीके से यूटिलाइज करते हो तो बिजनेस चलाने के लिए लोन की जरूरत पड़ती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एक लिमिट से ज्यादा लोन हो चुका हो तो उस वजह से कंपनी बैंकरप्ट भी हो सकती है। इसीलिए कंपनी पर ज्यादा लोन तो नहीं है ना, मतलब कंपनी पर इतना लोन होना चाहिए जितना वो आसानी से चुका सके, या फिर लोन चुकाते समय डे टू डे बिजनेस पर कोई भी परिणाम नहीं होना चाहिए। उतना ही लोन अगर कंपनी पर हो तभी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर किसी कंपनी में बहुत ज्यादा लोन हो तो उस कंपनी में गलती से भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि लिमिट से ज्यादा लिया गया लोन कंपनी को बैंकरप्ट कर सकता है और आपको नुकसान हो सकता है। तो अब यह कैसे पता करें कि कंपनी पर ज्यादा लोन है या नहीं? तो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए ऑथर हमें एक एग्जांपल देके समझाते हैं। अगर इस एग्जांपल की आइडिया तुम्हें आ जाए तो कंपनी की भी आइडिया आ सकती है। तो एग्जांपल ऑथर ने क्या दिया है यह देखते हैं। अमित और सुजित नाम के 2 लड़के एक ही कंपनी में काम करते हैं। अमित की सैलरी 90,000 होती है और सुजित की 50,000। वही अमित की ईएमआई 35,000 होम लोन की होती है और सुजित की 10,000, और वही सुजित की 10,000, और वही अमित के पास ऑडी A4 होती है जिसका ईएमआई 10,000 होता है, और सुजित के पास मारुति सुजुकी डिजायर होती है जिसका ईएमआई 5,000 होता है। तो सब चीजें मिलाकर एक चार्ट में ऑथर ने दिखाया है कि अमित का खर्चा हो जाता है 95,000 और सुजित का खर्चा होता है 45,000। मतलब अमित को सैलरी तो 90,000 है लेकिन खर्चा है 95,000, और वही सुजित को सैलरी 50,000 है और खर्चा है 45,000। मतलब ओवरऑल अमित को ज्यादा सैलरी होने के बावजूद भी उसे रोजमर्रा के खर्चे के लिए 5,000 कम पड़ते हैं सैलरी में से, और सुजित को कम सैलरी होने के बावजूद भी वह हर दिन के खर्चे चलाने के, हर महीने के खर्चे चलाने के बावजूद भी वह 5,000 रुपए सेव करता है। अब आप बोलोगे 5,000 सेव करना ज्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो यह काफी बड़ी अमाउंट हो सकती है। देखिए सुजीत हर महीने 5,000 सेव करता है, तो इस हिसाब से वह साल में 60,000 सेव करता है। अगर मान के चलो उसे 8% भी रिटर्न मिलता है तो 15 साल में उसके पास 20 लाख रुपए जमा होते हैं, और उसे रिटर्न 15% मिल जाता है जो शेयर मार्केट में आसानी से मिल सकता है, तो उसके पास 38 लाख रुपए हो सकते हैं। और वही अगर अमित को देखा जाए तो हर महीने वह 5,000 रुपए लॉस में है, यानी एक्स्ट्रा खर्चा कर रहा है, तो आने वाले 15 साल में उसके पास 3 से 4 लाख रुपए माइनस में होंगे। मतलब सुजीत के हिसाब से उसके ऊपर 3 से 4 लाख कर्जा बढ़ चुका हुआ होगा। ठीक इसी तरह अगर कोई कंपनी बहुत ज्यादा कर्जा लेकर चला रही है तो आने वाले समय में वह निगेटिव में जा सकती है, या फिर आपके पैसों पर निगेटिव रिटर्न मिलता है, ऐसा ऑथर का कहना है। तो इस एग्जांपल से हमें यह पता चलता है कि अगर कोई कंपनी कर्जा लेकर चल रही है तो वह आने वाले समय में कंपनी से निगेटिव रिटर्न मिलता है।
तो कंपनी पर कितना कर्जा है यही पता करने का फॉर्मूला होता है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। अब सिर्फ इसी एक फॉर्मूले पर डिपेंड नहीं कर सकते, उसमें और भी कई फॉर्मूले होते हैं जैसे कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, डेब्ट टू ओनर्स फंड। लेकिन 90% इन्वेस्टर्स के लिए बाकी के रेशियो कुछ काम के नहीं होते। सिर्फ डेब्ट टू इक्विटी रेशियो पता करने से ही आप 90% डिसीजन ले सकते हो उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। फिर से ऑथर ने एक डेब्ट टू इक्विटी की डेफिनेशन दी है, लेकिन आपको एमबीए के एग्जाम में तो बैठना नहीं है या फिर आपको डेफिनेशन रटने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको कहीं पर लिखना नहीं है। सिर्फ आपको डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का मतलब समझना है और इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, इसे कैसे अप्लाई करते हैं और इन्वेस्ट करते समय इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, सिर्फ इतना ही समझना जरूरी होता है। डेफिनेशन को छोड़ दो, इसका फॉर्मूला सिंपल सा है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय इक्विटी। बहुत ही आसान भाषा में समझाऊं तो किसी कंपनी पर कितना कर्जा है उसे डिवाइड करना है कंपनी के पास कितना पैसा है। मतलब और भी आसान भाषा में बताओ, मान लो आप कोई बिजनेस चलाते हो और उसमें आपने पैसे लगाए हैं 100 रुपए और आपने कर्जा लिया है 200 का, तो 200 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 2। मतलब डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इस हिसाब में आता है 2% का, जो कि ज्यादा होता है। अगर आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होना चाहिए। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब मेरा खुद का एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने क्लिनिक में इन्वेस्ट किए हैं 5 लाख रुपए और मैंने कर्जा लिया है 5 लाख रुपए का, तो इस हिसाब से 5 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इज इक्वल टू 1। इस हिसाब से डेब्ट टू इक्विटी रेशियो आता है 1। मतलब यह बिजनेस सेफ माना जाएगा या फिर ऐसे बिजनेस में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा ऑथर का कहना है। तो ओवरऑल डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का मतलब ऐसा होता है, किसी भी कंपनी का अगर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 या फिर 1 से कम है तो वह कंपनी अच्छी मानी जाएगी। अब 1 से कम इक्विटी रेशियो कब आता है? जब किसी कंपनी के पास ज्यादा पैसे हो और लिया हुआ कर्जा कम हो। मान लो कंपनी के पास 5,000 करोड़ रुपए का फंड अवेलेबल है और उसने कर्जा लिया है 2,000 करोड़ ही, तो ऐसे वक्त में डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम आता है। इस केस में आता है सिर्फ 0.2%। तो ऐसी कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अब डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का इंपॉर्टेंस समझाने के लिए ऑथर ने एक एग्जांपल दिया है टेबल के फॉर्मेट में। अब यह स्क्रीनशॉट लगाया है, इसमें देखो जिस भी कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से ज्यादा होता है या बढ़ता रहता है। अब बॉम्बे रेयन का 1.28 है, ठीक आप पढ़ सकते हो। तो इस टेबल में 1.28 से लेकर 2.94 के रेशियो दिखाए गए हैं। अब रिटर्न देखो, एक साल में हर एक कंपनी ने निगेटिव में रिटर्न दिया है। अब बॉम्बे रेयन की बात की जाए तो -21% रिटर्न दिया है। गीतांजलि जेम्स की बात की जाए तो -48% रिटर्न दिया है एक साल में। और वही अगर 3 साल की बात की जाए तो बॉम्बे ने -44 रिटर्न दिया है, गीतांजलि जेम्स ने -76% रिटर्न दिया है। और वही अगर सेंसेक्स की बात की जाए तो सेंसेक्स ने एक साल में +27 का रिटर्न दिया है और 3 साल की बात की जाए तो +36 का रिटर्न दिया है। तो इस टेबल से ऑथर हमें यह बात समझाते हैं कि अगर किसी कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से ज्यादा है तो वह हमेशा निगेटिव में ही रिटर्न देती है, भले ही मार्केट बुल हो या बियर मार्केट, क्योंकि इन कंपनियों ने डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ज्यादा होने की वजह से निगेटिव रिटर्न दिया है। वही अगर सेंसेक्स की बात की जाए तो 3 साल में 36% का प्रॉफिट मतलब पॉजिटिव में रिटर्न दिया है। इसका मतलब होता है बुल मार्केट हो या बियर मार्केट हो, मार्केट अप हो या डाउन हो, अगर कंपनी का डेब्ट बहुत ज्यादा है या डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1% से ज्यादा है तो वो हमेशा कंपनी निगेटिव में रिटर्न देती है। इसलिए ऑथर का कहना है कि किसी भी कंपनी का अगर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1% से ज्यादा है तो उस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए। तो इस पॉइंट में हमें ऑथर पूरी तरीके से समराइज करते हुए कहते हैं कि ऐसी कंपनियों में पैसे नहीं लगाने चाहिए जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी 12% से कम है और डिक्रीजिंग हो रहा है और इक्विटी रेशियो 1% से ज्यादा हो। ऐसी सभी कंपनियों से हमें दूर रहना चाहिए, ऐसी कंपनियों में हमें इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए। मतलब अब आप जब भी कोई आपको बताएगा इस कंपनी में पैसे लगाओ तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका रिटर्न ऑन इक्विटी चेक करना है और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो चेक करना है। अगर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1% से कम है
और रिटर्न ऑन इक्विटी 12% या 15% से ज्यादा है तभी उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। तो इस चैप्टर में पहली स्टेप हमें ऑथर ने बताई है कि स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। अगले चैप्टर में हम मैनेजमेंट इवैल्यूएशन कैसे करते हैं यह देखने वाले। पूरे चैप्टर की समरी सिर्फ 2 लाइन में मैं कर दूं तो पूरे चैप्टर की समरी ऐसी है, जिस भी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 50% से ज्यादा है और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1% से कम है, सिर्फ ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा, इसमें क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए और आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं या नहीं, अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दिखाइए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं चैप्टर नंबर 4 में।